हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस नए शो में। और मुझे पता है आप सब यहाँ पर गेट एस्पिरेंट्स हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे पीएसयू, एक महारत्न में कैसे आप लोग एडमिट हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, कितना आपका गेट का स्कोर आना चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या पर्क्स रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हैं आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो AIR 870 है, सॉरी सर 70 है आपका गेट में। और आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को बताने वाले हैं, पूरी चीजों को बताएंगे। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट लगे तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट मैं लाता ही रहता हूं आप लोगों के लिए। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ है युग पार्थ, जो AIR 70 है इन गेट एग्जाम, अभी करंटली NTPC में काम कर रहे हैं। तो अपने पूरे जर्नी को अच्छे से समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले सर, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा सर। तो मैं एक एक करके आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा आपके बारे में। हाँ। और पूरा आपका लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग लेते हुए चलेंगे। पर सबसे पहले आपके बारे में ये बताइए सर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी स्कूल की जर्नी कैसी रही है। मतलब आप शुरू से ही एक स्टूडेंट रहे हैं कि बहुत कुछ अप डाउन वगैरह देखा है आपने? मैं भोपाल से हूँ और मेरी स्कूलिंग DPS भोपाल से हुई है। तो फिर 11th-12th के लिए मैंने एक सागर पब्लिक स्कूल ज्वाइन कर लिया था और कोचिंग और ये सब। लेकिन IIT की कोचिंग के लिए मैंने किया था। तो IIT में तो खैर नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने SGS ITS इंदौर से फिर इंजीनियरिंग की थी। वहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच थी। तो हाँ, मीन्स काफ़ी पढ़ाई तो की थी, लेकिन इंजीनियरिंग में उतनी ज़्यादा शायद मैं नहीं कर पाया था। मेरा CGPA 6.9 ऐसा कुछ रह गया था। तो खैर मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा भी नहीं था कॉलेज के टाइम में। तो आपका बट इन दी एंड फिर मैंने बताइए। हाँ, फिर मैंने गेट के लिए फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया था। तो उसमें मेरी 316 रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर प्लेसमेंट भी ले लिया था। तो लेकिन मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया था। एक्चुअली मेरी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो अक्टूबर की थी, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर की थी। तो मैंने सोचा कि इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगा, तो चलो ठीक है, गेट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर मेरा थोड़ा इतना बन गया, एक टेम्पो टाइप बन गया, तो ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी इन्फोसिस एक प्लेसमेंट तो है ही। लेकिन फिर कॉलेज टाइम पे मैं उतना ज़्यादा मीन्स उस जितनी अच्छे से मैं पढ़ाई करता था उस टाइप से नहीं किया, क्योंकि हम लोग का एक कल्चर चेंज हो जाता है कि आप पहली बार घर से बाहर निकलते हो, तो ऑब्वियसली आप उतना डिसिप्लिन्ड टाइप नहीं बिहेव कर सकते, क्योंकि आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हो जाओ। तो ठीक है, मैं उतनी पढ़ाई नहीं कर पाया था और मेरा CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया था। तो फिर मैंने फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया था गेट के लिए और मेरी 316 रैंक बनी थी। तो उसमें तो मुझे कुछ ज़्यादा खास कॉलेज नहीं मिल पाया था 316 रैंक में इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया था एक साल के लिए भोपाल से। और फिर उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर किया था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ भी हो गया था कि हाँ, ज़्यादा मिल नहीं रहा था लोगों से और दोस्तों से। तो हाँ, इन दी एंड अच्छी रैंक आ गई थी AIR 70। तो उससे मुझे पहले तो मैंने IIT ज्वाइन किया था और फिर वहाँ उसके बाद फिर मुझे 3 PSU से कॉल आ गए थे अपॉइंटमेंट के। तो फिर मैंने फिर इन दी एंड NTPC ज्वाइन कर लिया। NTPC ज्वाइन कर लिया, मतलब बहुत बहुत सही रहा है सर आपका ये सफर। मैं आपसे एक एक चीजें ना डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आप अपने कॉलेज के समय, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि कॉलेज के साथ साथ आपने कैसे प्रिपरेशन किया अपने गेट एग्जामिनेशन के लिए? भाई, कॉलेज के साथ गेट के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इजी होता है एज कम्पेयर टू आप अगर बाकी एग्जाम्स के लिए करते हैं जैसे GMAT या फिर कैट के लिए। तो उसके कंपैरिजन में गेट के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये आपका एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मीन्स आपको एक
एक प्लस फैक्टर टाइप का मिल जाता है, एक मोटिवेशन टाइप का मिल जाता है कि हाँ मेरा ऐसे भी इसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ऊपर से आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी बन जाता है, तो आपका मीन्स हाँ ठीक ठाक आपका इंटरेस्ट बन जाता है। अगर आप 3 साल नहीं पढ़े हो तो हाँ फाइनल ईयर में आप काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। फाइनल ईयर में पढ़ लेते हो। हाँ, हाँ, जैसे मेरा 3rd ईयर तक बहुत कम CGPA बना, तो फाइनल ईयर में मुझे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा था, मेहनत करना पड़ा था। उसके बाद फिर मैंने 6.9 के अराउंड पहुंच गया था CGPA। बहुत सही सर। तो आपने ऐसा क्या चेंज लाया अपने अंदर कि आप सीधा वो 300 रैंक से अंडर 100 पे पहुंच गए? मतलब कुछ तो आपने अपने अंदर बदलाव या चेंजेस लेके आए होंगे आप। वेल एक सीरियसनेस आ जाती है। मींस ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास एक अपॉइंटमेंट था, जॉब था, एक था ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन वो अक्टूबर के बाद तो वो ऑप्शन नहीं बचा था। तो अक्टूबर से लेके फिर मैंने जो मार्च तक जो मैंने पढ़ाई की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैंने उस टाइम पे मेहनत की थी। जैसे जो टेस्ट सीरीज जैसे मैंने जो दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियसली मैंने बहुत पढ़ा था उसमें। तो प्रॉब्ली इसी वजह से इस 316 से 70 पहुंच गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, एक गेट एग्जामिनेशन के हाँ एस्पिरेंट को ही टेस्ट पता सीरीज, रहना चाहिए। हम्म। हाँ टेस्ट सीरीज का काफ़ी ज़्यादा तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। तो मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज दिलाते हो तो किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना मैं चाहिए? टेस्ट सीरीज हम लोग कई बार देते जाते हैं और उसका कुछ एनालिसिस नहीं करते हैं यूजुअली। मींस कई लोग ऐसा होता है कि मींस हाँ टेस्ट सीरीज पर अच्छे नंबर नहीं आया, चलो अगली बार हो जाएगा। मींस गेस वर्क टाइप का, इस टाइप का थोड़ा बहुत हो जाता है कि एक गाइडेड तरीके से हम लोग उसको नहीं देते हैं टेस्ट सीरीज को, है ना। तो मैं जैसे टेस्ट सीरीज देता था तो उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करता था, और मेरी एक बाकायदा एक डायरी थी मेरे पास कि जिसमें मैं खैर फॉर्मूले जो हम लोग के गेट में ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट्स वो यूजुअली सेम यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, वास्ट बहुत होता है। तो मैंने वो जो बहुत ज़्यादा यूज होते थे कॉन्सेप्ट्स, उनका एक डायरी में जॉट डाउन किया था। तो और इवन जैसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, वो भी मैं एक लिखता था कि हाँ इसके बाद फिर मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो ऑलमोस्ट लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर लिया था कि हाँ मुझे पता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसा। तो तो मतलब मैंने आप मिस कब काफ़ी टाइप कब से टेस्ट देना चालू किया था आपने? और कितने टेस्ट दिलाए होंगे? किस तरीके से देना चाहिए? मतलब टॉपिक वाइज दिलाना चाहिए कि हम लोगों को सब्जेक्ट वाइज दिलाना चाहिए कि फुल लेंथ कितना दिलाना चाहिए? CBT दिलाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे। नहीं, मेरे हिसाब से कि आपको सेक्शनल टेस्ट भी रखने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रिपेयर कर रहा है लड़का, तो वो आपका पूरा सब्जेक्ट तो एक बार में करेगा नहीं, तो उसको एक वो रीजन ही नहीं मिलेगा कि वो क्यों आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेगा अगर उसका पूरा सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बेस्ट ये रहता है, जैसे सपोज आपका कोई एक टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट, कोचिंग में आपने उसकी थ्योरी पढ़ा, उसके बाद उसका आप सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, 2 टेस्ट ले लीजिए, 2-3 उसमें हो जाता है। उसके बाद मींस उस टॉपिक पे के बेस वो कोई सा भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाए, इस लेवल का आपका सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए। मतलब सपोज आपने सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स फॉर इंस्टेंस एक कोई सब्जेक्ट टॉपिक ले लिया आपने, तो उस पे आप एकदम पूरा मींस एग्जॉस्टेड, मतलब उसके जो जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं उस टाइप के आप बनाएंगे, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। और कभी ऐसा होता होगा कि आपका टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आता हो तो बुरा लगता था, तो वो सारी चीजों को कैसे कोप अप करते थे? टेस्ट सीरीज में हाँ स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते ही हैं, इवन हाँ काफी कम आते हैं। लेकिन कोई भी, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, हाँ ठीक है मैं भी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ कि हाँ कि क्योंकि मेरा भी मोरल कभी कभी डाउन होता है। तो मीन्स हाँ, क्योंकि जब तक आप 12 मॉक टेस्ट ना दे दो, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक आप एटलीस्ट 12 बार ऐसे फेल ना हो जाओ, तब तक ये मत मानो कि आपका वो एक स्टैंडर्ड बन चुका है। क्योंकि अगर आपको 12 तक में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप छोड़ दो, कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि आप छोड़ दो, मतलब ठीक है आपके लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस लेवल तक आप 12 टेस्ट तक आप देने की कोशिश करो कि हाँ, कि उसके बाद भी अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन तब तक एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए।
12 टेस्ट थे। मतलब ये नहीं है कि इससे पहले में ही आप क्विट कर दे रहे हो कि हमसे नहीं हो पा रहा है हाँ ना? हाँ और जो एग्जैक्टली, यूजुअली 12 कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है करते कि हैं। आपको, हाँ हाँ हम्म। हाँ, कि एक टेस्ट में अच्छा नहीं आया, 2 में नहीं आया, 3 में, क्योंकि मतलब नंबर ऑफ टेस्ट आप दीजिए कम से कम, क्योंकि उससे फिर क्योंकि आप रिफाइन होते जाते हो। आप जैसे टेस्ट दिए, ठीक है, आपसे 10% बन रहा है आपके, अगली बार मीन्स ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते जाएंगे। ये और क्या बहुत होता है जरूरी कि है। कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। फिर कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं तो किस तरीके से वो करना चाहिए, हाँ, और प्लस कोई नया क्वेश्चन आएगा तो क्या करना चाहिए? वेल सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते एग्जाम में। तो हम्म। मीन्स अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट कर लो, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन अ, इस आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखे हुए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब सर आपको पता चला कि आपका गेट में ऐसे रिजल्ट आया है, तो वो दिन आपके लिए कैसा था? मतलब आप कैसा फील कर रहे थे, क्या था वो दिन आपके लिए? यार मेरा वो बहुत बहुत अच्छा टाइम था, मेरा जब रिजल्ट आया था। मुझे एग्जैक्टली याद है, मुझे इवन गेट मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आ रहा था, लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो पार्टी के उसमें हम लोग मूड में थे उस टाइम पे, तो मैं बाहर था एक्चुअली उस समय, पार्टी कर रहा था। तो मैं इवन जो हम लोग का एक कुछ सेमिनार टाइप का कुछ हुआ था कि ऐसे ही करके कि जूनियर्स को कुछ कुछ बताना है, और अवार्ड मतलब ऐसे करके अवार्ड सेरेमनी टाइप का कुछ किया था मैंने, तो उसमें मैं जा नहीं पाया था। बस यही है यार। तो हाँ, बट बहुत मजा आया था यार। मतलब वो फील आती है कि कुछ करके दिखाते हो आप इतने हाँ, मेहनत के मुझे बाद। अभी भी स्माइल आ जाती है भाई, मैं वो अभी भी जब वो सोचता हूँ ना उस टाइम के बारे में। ये बहुत सही था। फिर सर आपने बताया कि आपको बहुत जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, तो आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ से कॉल आया था, और थोड़ा सा उनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर आप बताइए कि आपका इतने जगह पे सिलेक्शन हुआ था, अभी जैसे आपने बताया, तो आपका बार्क में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में बताइए, फिर हम लोग दूसरे दूसरे पीएसयूज में भी आगे बढ़ेंगे। हाँ, बाग का इंटरव्यू मुंबई में होता है। बहुत औसम जगह है, मीन्स एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, मीन्स वहाँ तक जाने का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत मज़ेदार था। खैर, इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है। वो आपको एक मीन्स में आपको एग्जैक्ट वो उसका जो फॉर्मेट बता रहता है वो सकते बताओ। हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता। हाँ, तो मीन्स आप जाते हैं तो आपको 5 लोगों का एक पैनल मिलता है, तो 5 या 6 लोग थे। तो वो फिर आपको एक पेपर दे देते हैं और पेपर पेन दे देते हैं, और फिर वो उसमें कह देते हैं आप इसमें कुछ 4 या 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिख के बता दो, फिर हम उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो खैर मुझे उसमें समझ में आ गया था कि मेरी लगने वाली है। खैर फिर मैंने उसको कुछ कुछ लिख के दे दिए थे, 5 सब्जेक्ट, कुछ मेजरमेंट दे दिया था और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके कुछ कुछ दे दिया। तो फिर उसमें से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं वो। तो मुझे याद है कि कुछ एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था, मींस बहुत ही बेसिक होता है, फर्स्ट चैप्टर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का। तो वो मैंने जब उसका आंसर किया, फिर उसके बाद फिर वो उसके आगे वो जो ग्रिल करना आपको स्टार्ट करते हैं ना, तो आप वो एक टाइम के बाद सोचते हो कि भैया मुझे छोड़ दो। तो मतलब ऐसा हो जाता है। मीन्स काफ़ी अच्छा इंटरव्यू होता है, काफ़ी लेवल का होता है। मीन्स आपको उसमें कोई कुछ मैटर नहीं करता कि आप कैसी लैंग्वेज यूज हो, क्या इंग्लिश आपकी वो क्या है, कुछ मैटर नहीं करता है आपका। और बेसिकली आपके ग्रे मैटर में कितना कुछ है, ये बस मैटर। मतलब ये अलग ही खैर रहता। मेरा बात में नहीं हो गया। अच्छा, आपका नहीं हाँ, हो पाया था। मैं बस ये बात जानना में चाहता हूँ कि फिर फर्क क्या है? फिर आप बीपीसीएल का इंटरव्यू दिलाए, एचपीसीएल का दिलाए, एनटीपीसी का तो मैं अलग से पूछूंगा आपसे, क्योंकि बीपीसीएल एचपीसीएल का इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऑयल कंपनीज हैं, तो इनमें क्या चीज पे फोकस किया जाता है? बीपीसीएल मेरा सिर्फ जीडी तक मैं गया था, उसके आगे फिर मेरा एक्चुअली पहला एक इंटर पहली बार मैंने कंपनी फेस की बेसिकली आफ्टर कॉलेज कैंपस एकदम अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप उनके बीपीसीएल जाके फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, वो अलग बात होती है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था, तो उसमें मेरा जीडीपीआई में नहीं हो पाया था। फिर आपका होता है एचपीसीएल का इंटरव्यू काफी अच्छा था। उनका
पैटर्न भी काफी अलग लगा था मुझे। मीन्स ऐसा जो यूजुअल हम लोग देखते हैं कि जीडीपीआई हो रहा है, ऐसा जीडीपीआई आपका एक सेट हुआ था, उसके बाद फिर एक आपका हुआ था एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर टाइप का हुआ था। मीन्स आपको एक वो सिचुएशन दे दिए थे और फिर कहा था कि आपके पास कुछ एक सिचुएशन दे दिया, फिर आपको बताना है कि आप उस टाइम पे क्या डिसीजंस लोगे, आप उसको वहां से कैसे कोप अप करोगे। ठीक है, तो वही आप अपने कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन उस समय आप क्या पॉइंट्स यूज कर पाते हो, आप कितने 10 लोगों के बीच में अपना पॉइंट रख पाते हो कि नहीं रख पाते हो, बेसिकली वो ये चीज़ चेक कर रहे थे। तो हाँ, उसमें HPCL में सबसे पहले यही 2 राउंड हुए थे बेसिकली, और फिर एक पर्सनल इंटरव्यू लिया था, तो वो तीनों क्लियर हो गए। वो सब क्लियर हो गए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब आप इंटरव्यू के लिए अगर किसी एक एस्पिरेंट को तैयार करना है तो कैसे किया जाए, ये ऑयल कंपनीज के लिए? ऑयल कंपनीज के लिए पहले तो आपको एक उस कंपनी के बारे में काफी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में आ रहे हो तो आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर वो उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कुछ हाथ तो कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही, कि मींस एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स बताओ कि हम हमारा बिजनेस क्या है, बेसिकली ये क्या है, तो वो ये सब पूछते हैं। और बाकी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा होना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। वेल अगर मैं कहूँ तो अगर आप इंटरव्यू के लिए और जीडीपीआई की अगर अच्छी तैयारी कर लें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेट के बाद आपका टेक्निकल नॉलेज इंटरव्यू और उसमें ज़्यादा काम नहीं आता। ये बहुत सही है सर, मतलब और फिर आप इधर ऑयल सेक्टर्स में और आपका HPCL में भी सिलेक्शन हो गया था, तो आप फिर एक पावर जनरेटिंग कंपनी में कैसे पहुंचे? क्योंकि एनटीपीसी एक महारत्न, मतलब वो एकदम ऐसा है कि बिल्कुल क्रीम, गेट के जो क्रीम बंदे रहते हैं ना, टॉप 100 टॉप 200 के ही लोगों को लेता है। तो उसमें आपका कैसा सिलेक्शन रहा, वहां पर किस तरीके का प्रोसीजर रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका गेट में स्कोर आ गया, उसके बाद आप एनटीपीसी में एंटर कर रहे हो, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स हुए और आपने कैसे इंटरव्यू वगैरह को फेस किया? इनका एनटीपीसी का इंटरव्यू कुछ 3-4 दिन चला था, मीन्स हम लोग का एक दिन था। तो उसमें क्या हुआ था कि आपको सबसे पहले एक जीडी के 2 राउंड्स होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू रहता है। जीडी में ये था कि बहुत ही कॉमन सा एक उसका हुआ था, जो टॉपिक हम लोग को मिला था कि ब्यूटी पेजेंट्स आर मोर अबाउट, ऐसे करके कुछ था, मींस एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट हाँ आपका ऐसा है कि ब्यूटी पेजेंट्स आर मोर टुवर्ड्स ब्यूटी दैन फॉर द ब्रेन्स, ऐसे करके कुछ था। तो मींस काफी एक कॉमन टॉपिक था, तो उसको हम लोग ने इजीली टैकल कर लिया था। तो लेकिन उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है एज कम्पेयर टू IOC या फिर HPC। आपका थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो इसमें थोड़ा आपका सब्जेक्ट मैटर करता है, क्योंकि वो उससे पूछते हैं। बाकी इस जैसे बाकी सब इंटरव्यूज थे, इट्स ऑलमोस्ट द सेम सारे PSUs का। बाकी सारे मतलब PSUs में जो भी रहता है प्रोसीजर्स आपके, पर ये जैसे है, जैसे अभी आपने बताया कि HPCL या ऑयल कंपनीज में आपके मैनेजरियल स्किल्स को ज्यादा फोकस किया जाता है, तो एनटीपीसी में टेक्निकल को ज्यादा देखा जाता है कि मैनेजरियल को? अगर आप इंटरव्यू का पूछ रहे हो तो हाँ, वो टेक्निकल ही ज्यादा जो उनका 5 लोगों का 6 लोगों का पैनल रहेगा, उसमें एक HR का भी रहेगा। मीन्स वो आपका कैसे आप बात कर रहे हो कि वो साइलेंटली वो आपको बस देखता रहता है। तो इस आप कैसे बात करो ये तो इम्पोर्टेंट है, मीन्स किस प्रोफेशनल लाइफ में वो इम्पोर्टेंट होता ही है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो वो ज़्यादा टेक्निकल होता है इन एनटीपीसी एज कम्पेयर टू IOC और IOC। तो सर अब आप सिलेक्ट हो गए, मतलब एनटीपीसी में आ गए हैं, तो किस तरीके का रहता है? आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है? ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और कैसे आप फिर फाइनल पावर प्लांट में काम करना चालू कर देते हैं? हम लोग की 1 साल की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें 4-5 कुछ मॉड्यूल्स थे। तो 3 महीने का हम लोग का मैनेजमेंट का मॉड्यूल रहता है, मीन्स आप कैसे मीन्स एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग की एंट्री हो रही है, तो उसमें हम लोग को कैसे बिहेव करना है। क्योंकि हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो हम लोग को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं रहता, तो एक हम लोग को ग्रूम करना पड़ता है हम लोग।
तो इसलिए एक कुछ 3-4 महीने का होता है और वो हम लोग को अपना बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं कि वी आर इन द पावर जनरेशन कंपनी, हम लोग इसमें डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और मीन्स हम लोग को अपने अपने बहुत सारे वो एक्चुअली हम लोग को बिजनेस समझाते हैं वो अपना क्या है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हम लोग का जो 6 या 7 महीने का फिर एक टेक्निकल मॉड्यूल होता है। उसमें क्या होता है कि जो प्लांट में हम लोग को क्या करना है, मीन्स एक पावर प्लांट है, उसमें आपको कैसे जॉब क्या है आपका, और मीन्स टेक्निकल आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि आप पावर जनरेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं वो पावर कैसे जनरेट करना है, तो फिर आप नहीं कैसे जॉब करोगे। तो मीन्स आपका जो एक्चुअल जो जॉब होता है वो आपको सिखाया जाता है उसमें। मीन्स टेक्निकल पार्ट जो होता है वो बताया जाता है। और जैसे आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्योंकि एक एस्पिरेंट यहाँ पर जो है ना वो जानना चाहता है कि क्या क्या पर्क्स मिलते हैं एनटीपीसी में जॉब करने के लिए। हम लोग का जो एनटीपीसी में जो हम लोग का बेसिक पे रहता है वो 69,000 कुछ रहता है, और उसके ऊपर हम लोग को फिर कुछ डीए में मिलता है, और डियरनेस अलाउंस बोलते हैं उसको, मींस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो चीज होता है। और फिर कुछ हम लोग को पर्क्स भी मिलते हैं, कुछ अराउंड अप टू 35% ऑफ दिस बेसिक 368 का। तो इन दी एंड हम लोग को अराउंड 1 लाख के आसपास पर मंथ। तो मतलब वो एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना कि वो जाने कि हाँ भाई जॉब करने के बाद उनको इतना इतना अच्छा सैलरी मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। और एडिशनल क्या क्या पर्क्स रहते हैं, मेडिकल वगैरह, या आपको स्टे करने के लिए रहना जाता है, वो सारी चीजें? एनटीपीसी का एज कम्पेयर टू बाकी पीएसयूज, एनटीपीसी का जो मेडिकल है वो बेस्ट है, द बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट है, वो द बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो आपका ओपीडी रहता है वो आपका पूरा फ्री रहता है। और आपके ये नहीं है कि आपको सिर्फ एनटीपीसी के हॉस्पिटल्स में जाना है तो आपको फ्री हो जाएगा और ऐसा। उसके कई सिटीज में, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में आपके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, और वो हॉस्पिटल्स भी वन ऑफ द बेस्ट होते हैं सिटी, पर्टिकुलर सिटी के। तो आप वहाँ पे भी जाके, अगर आप सपोज घर गए हो या फिर कहीं पे घूमने गए हो, तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे भी जाके हॉस्पिटल में जाके एनटीपीसी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एंड इट्स ऑल फ्री। सो इट इज ऑल फ्री। ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब वही ये एडिशनल पर्क्स है। हाँ हाँ बताइए। और बाकी उनके बाकी सब तो छोटी चीज़ हो गई खैर, कि आपको गेस्ट हाउस मिल जाती हैं अच्छी अच्छी सिटीज़ में। दिल्ली गए आप, वहाँ पे मिल गया, बैंगलोर गए, तो वो तो बहुत अलग बात है। नहीं, वो बहुत लोगों को लुभाने के लिए वो बहुत अच्छा फैक्टर रहता है कि हाँ एक कोई आया हुआ है और आपको साथ में एक वो भी मिलता है कि हाँ आप एक ईटी हैं, या आपको क्या डेजिग्नेशन भी अच्छा एक प्रॉपर मिलता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर, आप इतना सारा इंफॉर्मेशन आज शेयर किए। मैं लास्ट में एक मैसेज चाहता हूँ आपके तरफ से फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को, जो अभी गेट 21 दिलाएंगे या फ्यूचर में कभी भी दिलाएंगे। आप अपने एक्सपीरियंस को बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं कि एक फ्यूचर एस्पिरेंट उस चीज को समझ सके और फील कर सके कि कैसे मेहनत की जाती है और इस पोजीशन पे पहुंचा जाता है जहां पर आप हैं। यार मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय बोलना चाहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा श्रेय टेस्ट सीरीज को देना चाहूँ, कि मैंने अपनी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के दो। ये नहीं कि आप टाइम पास में दे रहे हो या फिर आपको नंबर ऑफ टेस्ट पूरे करने हैं तो इसलिए आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ के दो उसको, क्योंकि गेट के बाद की लाइफ बहुत अच्छी है। तो आपको मीन्स वर्थ इट लगेगा कि हाँ आपने मेहनत की, आपने 15 घंटा पढ़ा, आपको अच्छा मतलब वर्थ इट लगेगा कि आपने 15 घंटा पढ़ा है। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और आप सब लोगों को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है एनटीपीसी के रिगार्डिंग, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए आप इस चैनल को जरूर विजिट करते रहिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड किए। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। श्योर यार।